राजऋषि राजेंद्र सिंह जी नरूका हमारे साथ है और आज हम बात करेंगे संधि के ऊपर। राजेंद्र सिंह जी, अक्सर आप ये बात करते हैं जैसे मुगलों के साथ राजाओं की संधि थी, अंग्रेज़ों के साथ में जो संधियाँ थी, तो संधि करने का जो मतलब था उनका, ये एक आम धारणा है कि उन्होंने पहले मुगलों की गुलामी की और उसके बाद में अंग्रेज़ों की गुलामी की राजा लोगों ने। तो ये बताइए कि जो, क्योंकि आपको इतिहास का काफ़ी ज्ञान है, इतिहास आप पढ़ते रहते हैं, तो ये जो संधियाँ थी ये किस रूप के अंदर थी, इनका क्या औचित्य था और किस तरह से एग्जीक्यूट हुई? पहले तो इतिहास की ये विषय ही नहीं है, ये विषय तो संधि शब्द का है। आप कह रहे थे कि संधि की, गुलामी की, अभी भारत की और अमेरिका की संधि है या नहीं है? है। भारत की और नेपाल की संधि है क्या नहीं है? बिल्कुल है। भारत की और भूटान की संधि है क्या नहीं है? इनमें कौन किसका गुलाम है? किसी का नहीं कोई। क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? नहीं, कोई नहीं। या क्या भूटान या नेपाल हमारा गुलाम है? पहले हम ये समझें कि संधि होती क्या है। संधि और गुलामी में बहुत अंतर है। भारतीय इतिहास को नेगेटिव रूप में प्रस्तुत करने के लिए लोगों ने शब्दों के साथ छेड़छाड़ की है, शब्दों के अर्थ बदले हैं। संधि शब्द जो है वो, यदि इसका हम संधि शब्द का अर्थ देखें तो संधि दो बराबर के वर्णों को जोड़ने के लिए होती है। दो बराबर के वर्णों को, दो बराबर के शब्दों को, यदि हम व्याकरण के हिसाब से भी देखें तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, लघु स्वर संधि, दूसरी संधि मतलब ऐसी संधि जिसमें दूसरा व्यंजन हो या दूसरा स्वर हो, स्वर और व्यंजन की संधि, ये व्याकरण का शब्द है। इसमें एक चीज क्लियर है कि दो स्वतंत्र शब्दों की जुड़ाव को, योग को एक अच्छी नया शब्द बनाने के लिए संधि होती है शब्दों के हिसाब से। इसी तरीके से यह तय है कि संधि के अंदर दो बराबर की चीज मिलती है। अपने गांव में सगा जी को क्या बोलते हैं? समधी। समधी। वो जो समधी शब्द है, अंग्रेजी में यदि आप लिखें तो दोनों का एक ही तरह से लिखने में आएगा। संधि शब्द के भी यदि संधि विच्छेद करेंगे आप तो सम प्लस धी, छोटी धी, बड़ी धी का मतलब तो बुद्धि होता है, समधी हो गया, और छोटी धी का मतलब होता है एकत्रीकरण। धी भी दो हिस्सों में बदलती है। जो पिछली ई लगती है ना, वो ई कै साइलेंट है इसमें, वो है आधा धै प्लस की धकी, जो मतलब ये पिछली ई की जो मात्रा है, छोटी ई जिसे कहते हैं। तो ये जो संधि है, ये संधि है लघु संधि। संधि शब्द का जो अर्थ है सम प्लस धी, छोटी धी। धी का अर्थ होता है एकत्रीकरण। इसी से समधी शब्द बना है, इसी से समधी बनता है। अब आप बताइए, समधियों में कौन किसका गुलाम होता है? कोई नहीं होता किसी का। दोनों बराबर के, दो बराबर की ताकत, दो परिवार बराबर के, एक की बेटी होती है, कब बेटा होता है? तो कल को ये कहेंगे जिसने बेटी ब्याई वो गुलाम है उसका, या जिसका बेटा गया वो गुलाम है। ऐसे ही ये संधि शब्द है, ये दो बराबर की ताकतों के बीच में होता है। जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र ये प्रांत हैं, ये दोनों भी संधि कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी अपने जयपुर में गए थे और 3-4 राज्यों का जल बंटवारे के बारे में, ERCP की जो चर्चा हो रही थी, तो ये राज्यों के बीच संधि है। लेकिन क्या राजस्थान अमेरिका से संधि कर सकता है क्या? नहीं। नेपाल से कर सकता है क्या? भूटान से कर सकता है क्या? पाकिस्तान से कर सकता है क्या? क्योंकि एक प्रांत से संधि कर सकता है, एक राष्ट्र से संधि नहीं कर सकता। मतलब दो सार्वभौमिक जो राष्ट्र होते हैं वो उनके बीच में संधि होगी। यदि ब्रिटेन संधि कर रहा है मेवाड़ के साथ, मारवाड़ के साथ, अलवर के साथ, कूच बिहार के साथ, या जिसके भी साथ संधि कर रहा है, तो वो संधि है बराबर की ताकत की। आपने कहा कि हम तो गुलाम मानेंगे, कि जैसे आमेर की संधि मुगल एम्पायर के साथ थी। पहली बात तो आमेर की जो संधि हुई वो राजा भारमल जी के टाइम पे हुई। भारमल जी की परिस्थितियां थी, अपने भाइयों का जो भी शेखावत नरूकाओं का विद्रोह चल रहा था, और उसमें बहुत विपरीत परिस्थिति में भारमल जी को एक तरह से गृह कलेश था। गृह कलेश था, बाहरी सहायता की जरूरत थी। पहले पृथ्वीराज जी ने सहायता ली थी अपने रिश्तेदारों से, राणा सांगा जी से,
और उसमें नरुल जी के जो पुत्र हैं रावदासा जी, उनके साथ बात हुई। वो जब भाइयों से या परिवारों से असंधियां और क्षत्रिय राजा तैयार नहीं हुए, तो अब आमेर के बगल में तो आगरा लगता है ना, और फिर आगरा जो है का जो उस समय सुल्तान था वो अकबर था, और अकबर की परवरिश हुई थी सोढ़ा राजा रामचंद्र जी के यहाँ अमरकोट में, और बैराम खान उनका केयर टेकर था। सोढ़ा की राजकुमारी का विवाह हुआ मारवाड़ नरेश के यहाँ जोधपुर में, और वहां की राजकुमारी का विवाह हुआ भारमल जी के साथ। कहीं न कहीं जोधपुर सोढ़ा जो अमरकोट के और आमेर वाले रिश्तेदार थे, और अकबर यहां पल बढ़ के इनके शरण में से गया, और बैराम खान के जरिए यदि भारमल जी से उनकी संधि हुई, तो आप क्या समझ रहे हैं, वहां जाकर भारमल जी सैल्यूट करने लग गए। अरे जब दो बराबर के राजाओं में संधि होती है तो बराबर का पक्का होता है। भारमल जी की संधि की तो पहली ही शर्त थी कि पहले तो वो झंडा बदलेगा मुगल एम्पायर का। अब लोग कहते हैं मुगल एम्पायर का मुसलमान का झंडा था, नहीं, वो एम्पायर था, और उस एम्पायर का झंडे के अंदर सूर्य का निशान क्यों आ गया? जितने इस्लाम के जानकार हैं वो बताएं, वो सूर्य की पूजा करते हैं क्या? अकबर को यदि मान लीजिए कुछ भी लोग कह, आजकल कुछ कहने लगे कि वो पहले ऐसा था वैसा था, उसका हुमायूं का ध्वज तो ये नहीं था ना। ये ध्वज अकबर का भारमल जी की संधि के बाद उस ध्वज में सूर्य, क्योंकि भारमल जी सूर्यवंशी हैं और सूर्य का निशान जुड़ा, और ध्वज जो ये सनातन संस्कृति में होता है, जो एक कट लगते हैं जो ध्वज में, जैसे नेपाल का ध्वज है, उस ऐसे पैरेलल के बजाय उसके अंदर कट है और लाल बॉर्डर है। ये ध्वज संधि के बाद तैयार हुआ है। इस संधि की शर्तें होती हैं, दोनों पक्षों को मान्य होती हैं, और यदि उन संधि की शर्तों को एक पक्ष नहीं मानता है तो दूसरा पक्ष भी बंद कर देता है। जैसे एग्रीमेंट है, जो आपस के अंदर एग्रीमेंट टाइप का होता है। तो संधि हमेशा ही दो बराबर की चीजों के अंदर, बराबर के वर्णों के अंदर, बराबर के लोगों के बीच में, बराबर के राष्ट्रों के बीच में, बराबर के राज्यों के बीच में होती है। वो गुलामी नहीं होती संधि। अंग्रेज के टाइम भी ये जो संधि थी, ये कोई समझने की बात है, संधि का ही नाम फ्रेंडली ट्रीटी था। जिस चीज का ही नाम फ्रेंडली ट्रीटी हो, यानी दोस्ती संधि, कि हम दोनों दोस्त हैं, दोस्ती बराबर बड़ों में होती है या छोटे बड़ों में होती है, ये समझने की बात है। जहां तक आप कह रहे थे कि आम जन मानने लगा है कि संधि कर ली मतलब गुलामी कर ली, और कुछ लोग ये समझते हैं कमजोर आदमी संधि करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। श्री राम ने अंगद को भेजा रावण से संधि करने के लिए, तो राम कमजोर पड़ गए थे। जब श्री कृष्ण संधि के लिए गए दुर्योधन के पास में, तो क्या श्री कृष्ण कमजोर थे क्या? संधि को प्रस्ताव मानने और जानने वाले वो लोग होते हैं जो इस चीज को समझें कि युद्ध के बजाय यदि हम और रचनात्मक काम में लग जाए, ताकि हमारी जनता को भी परेशानी नहीं हो। कितने प्रयास किए आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से संधि के, क्योंकि यदि संधि बराबर की हो जाती है और शांति रहे, तो ये जो पश्चिमी देश हथियार बेचते हैं पाकिस्तान को और भारत को, इनका रोजी रोटी बंद हो जाएगी। क्यों होते? वाजपेयी जी कमजोर थे क्या बस लेके गए? वाजपेयी जी बस लेकर के वहां गए संधि के लिए, तो क्या वो कमजोर थे वाजपेयी जी, या भारत राष्ट्र उस समय कमजोर था? संधि के प्रस्ताव, संधि को मानना, ये उन दो राष्ट्रों के बीच में ऐसी चीज होती है कि हम युद्ध ना करके और काम करते हैं। मतलब दोनों जो राष्ट्र है उनके जनहित के लिए, जनहित के लिए होता है। और संधि में कोई भी चीज कैसी भी अच्छी बुरी, दोनों तरफ की शर्तें, एक तरफ की शर्त नहीं मानी जाती, दूसरी की कम ज्यादा मानी जाती हैं, और हर युद्ध संधि पर समाप्त होता है। अब आप जैसे ये अपने शादी विवाह होते हैं, तोरण द्वार होता है, सामेड़ा होता है, वो बाद में समधित होते हैं। ये विवाह भी पहले युद्ध जैसी ही स्थिति थी, और वो दोनों समधी बनते थे। समधी बनने के बाद दोनों में प्रेम होता था। तोरण द्वार बनने के बाद जब वो फेरे पड़ जाते हैं, समधी हो जाता है वो। उस समधी बनने के बाद में उनमें लड़ाई होती है क्या? वो तो सगाजी हुई है। फिर तो राजस्थान में तो सगाजी बोलते हैं, मतलब सगा, सगा मतलब खास। हाँ। तो जिनमें संधि होती है वो सगे होते हैं। इस संधि शब्द का जितना ज्यादा इन्होंने नाश किया है, वो लौट कर हमारी भारतीय इतिहास संस्कृति को ही विकृत कर रहा है। इस हमको चाहिए, और जो जितने हमारे लोग बड़े बड़े व्याख्याकार हैं, वो लोग शब्द की महिमा पे क्यों नहीं जाते? शब्द को समझ, संस्कृत के शब्दों में खुद में अर्थ छिपा होता है, पूरा की पूरा। सम का अर्थ मुझे करने की जरूरत है, सम माने बराबर, सम माने बिल्कुल बराबर, धी माने जुड़ना। मुझे एक चीज और बताइए कि ये जो आमेर और मुगल के बीच में जो संधि हुई, इससे जनता का कितना हित हुआ?
देखिए, जनता का इतना हित हुआ कि क्षत्रियों के अंदर एक परंपरा थी, युद्ध में यदि सर्वनाश भी हो जाए तो वो तैयार रहते थे। मेवाड़ में 3 जौहर साके हुए हैं, 3.5 जैसलमेर में हुए हैं, जालौर में हुए हैं, यहां तक कि सूरजमल जब बादशाह की तरफ से लड़ने के लिए पहुंचे तो ये जो अपना घासेड़ा है उसमें भी जौहर हुआ है। आमेर में कोई जौहर नहीं हुआ। क्यों? युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर साके की जरूरत नहीं पड़ी, युद्ध टल गए। और युद्ध यदि संधि से टलते हों तो ये संधि के प्रस्ताव इसीलिए भेजे जाते हैं कि विनाश नहीं हो। अच्छा, विनाश में राजा का ही नुकसान होता है या जनता का होता? व्यापार में भी होता है, व्यापार में भी होता है, धंधे भी चौपट होते हैं। इसी कारण से आज जयपुर का ये जो क्षेत्र है, जो भले ही यहां कोई संसाधन नहीं है, कोई बड़ी नहर नहीं है, यहां कोई खजान भी नहीं है, इस क्षेत्र में कोई पत्थर भी नहीं निकलता बहुत अच्छा, कोई और अब्रक वगैरह कुछ नहीं निकलता, लेकिन ये सबसे ज्यादा समृद्ध बना रहा। क्योंकि इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस संधि से भारमल जी और ताकतवर हो गए, और उनके ताकतवर होने से नरुपुत्र जो थे वो भी शांत रहे, और शेखावत और नरुकाओं ने भी ये मान लिया कि भाई ठीक है, अपना भाई है, अपन ज्यादा नहीं लड़ते हैं, और फिर मिलकर रहने लगे। उसका परिणाम ये हुआ कि आपसे युद्ध भी बंद हो गए। नहीं तो रोज का झंझट था, राव दासा जी आक्रमण कर रहे हैं, कभी राव लाला जी कर रहे हैं, कभी राव शेखा जी कर रहे हैं, और आपस में भाइयों में ही युद्ध था। और बाहरी आक्रमण तो थे ही, भाई शेरशाह सूरी आया था तब तो आमेर लड़ाई था ना। जब राणा सांगा जी के साथ में पृथ्वीराज जी कसवा तो लड़े ही है ना वहां। तो ऐसा थोड़ी कि लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने, कि एक केवल अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध नहीं हुआ इस देश में, हर बार युद्ध पर युद्ध हुए हैं, और हर युद्ध में हर राजा ने युद्ध लड़े हैं। इस संधि का परिणाम यह हुआ कि 3-4 पीढ़ी तक युद्ध नहीं हुए आपस में। जैसे भारमल जी के टाइम कोई युद्ध नहीं हुआ, यहां भगवान दास जी के टाइम नहीं हुआ, मान सिंह जी के टाइम तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ पाई कि कोई युद्ध हो। और उसके बाद जय सिंह जी के टाइम पर जय सिंह जी ने खुद ही विद्रोह कर दिया था। सवाई जय सिंह जी ने तो जयपुर के इसके आमेर ने इनका मुगल एम्पायर का विद्रोह कर दिया था, क्योंकि वहां उस समय उनको नहीं लगा कि इस तरह के लोग हैं जिनके साथ रहा जाए। और उसके बाद या फिर हो सकता मुगलों ने संधि से विपरीत दबाव बनाना शुरू किया होगा। नहीं, दबाव बनाने की स्थिति में तो उसके बाद वो बचे ही नहीं थे। बल्कि इनकी जो शर्तों को जो सुरक्षा एक दूसरे की कर सकते थे, वो खुद दिल्ली इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसको कोई आता लुटेरा लूट ले जाता। नादिर शाह के समय आमेर साथ नहीं था, और जो उससे पहले आया था नादिर शाह से पहले एक जो अब्दाली, उस अब्दाली को खुद ईश्वरी सिंह जी ने हराया ही था, मानोपुर में जाके हराया, जब पंजाब की बॉर्डर जो है वहां जाके हराया। उसके बाद जय सिंह जी ने संधि बंदी सब छोड़ दी, माधो सिंह जी ने छोड़ दी, फिर तो इनसे युद्ध भी हुए हैं, और फिर मुगल एम्पायर तो पट ही गया था, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं था। भाई जब बहादुर शाह जफर के टाइम तक तो यहाँ दिल्ली के लाल किले से बाहर भी उनकी सत्ता नहीं थी। तो ये स्थिति है। संधि जो है वो कभी भी बुरी आप कभी कह ही नहीं सकते। यदि बुरी होती तो श्री राम तो ईश्वर हैं, वो कभी भी संधि का प्रस्ताव नहीं भेजते, और श्री कृष्ण भी ईश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो खुद संधि का प्रस्ताव, वो तो यहां तक कह रहे थे कि 2 न्याय तो आधा दो, यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। मतलब युद्ध किसके लिए हो रहा था? 5 गांव नहीं, 5 गांव नहीं, बाद में दुर्योधन एक सुई की नोक के धरती के बराबर देने के लिए तैयार नहीं था। यानी 5 गांव देकर भी युद्ध टाला जा सकता था। तो आप क्या कहेंगे कि कृष्ण और अर्जुन कमजोर पड़ गए थे, गांडीव में दम नहीं रही, कि सुदर्शन चक्र में दम नहीं थी। लेकिन संधि युद्ध हमेशा ही विभीषक होता है, और ये बात वो जानते हैं जो कौमें, जो जाति युद्ध से गुजरती है। ऐसे लिखने से, किटर पिटर लिख देने से कोई भी लिख देगा। युद्ध में पीढ़ियां की पीढ़ियां जाती हैं। रामसात तोमर की कितनी पीढ़ी चली गई वहां हल्दी घाटी के युद्ध में। गाल फुलाते रहो साहब, हल्दी घाटी का युद्ध पूछो उन तमरों से, जो ग्वालियर से जाकर 3-3, 4-4 पीढ़ियां उनकी कटी है वहां, 400 से ऊपर वहां तंवर योद्धा गए हैं। युद्ध कभी भी अच्छी चीज नहीं होती, इसलिए युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए, और संधि प्रथम विकल्प के रूप में। तो ये जो संधि को जो गुलामी के तौर पर जो प्रचारित किया जिन तत्वों ने, उनकी क्या मानसिकता थी? उनकी तो सीधी सीधी मानसिकता थी कि 1947 के बाद, भारत बंटवारे के बाद वास्तव में वो सब लोग एक नकारात्मक विलेन टाइप के थे कि देश को ही बंटवा दिया। भाई देश के 2 टुकड़े करवा दिए। आप ये देखिए कि चाहे हमारी छोटी छोटी रियासतें कितनी थी, लेकिन भारत के ऊपर जब भी आक्रमण होता, सब लोग सब मिलकर
जैसे खानवा में राणा सांगा जी के साथ में आ गए सारे के सारे। और प्राचीन काल में परमार वंश के राजा थे, भोज परमार के जो काका थे पृथ्वी वल्लभ जिनको बोलते हैं मुंजराज, उनके नेतृत्व में सुबह 3 को जाकर वहां टक्कर दी अफगानिस्तान में जाकर, सब लोग एक साथ मिलकर लड़ते थे। अब इनके सामने प्रजातंत्र में जनता के हाथ में वोट था, वो चाहे किसी को चुन ले तो जनता राजा को भी चुनेगी। और यही परिणाम था कि प्रथम 3 चुनावों में राजा और प्रिंसों को, रूलिंग प्रिंसों को लोगों ने आंख मीच कर वोट दिए। इनकी छवि को गिराने के लिए इनके पिछले किए गए कामों को गलत बताना। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, कांग्रेस ने जितने भी काम किए चाहे कितने ही अच्छे किए उन सबको वो उलट बताएंगे। यहां तक कि वो बांग्लादेश को अलग बनवाया उसके लिए भी कोई न कोई कुतर के ढंगी देंगे कि बांग्लादेश बना दिया, वो हमारे सिर के लिए दर्द बन रहा है। ऐसे ही उस समय के किए गए शासकों के कार्यों को उन्हें विपरीत बताना था। उनकी फ्रेंडली, वो युद्ध लड़ते तो बोलते यार ये इतने पागल थे, युद्ध लड़के देश का नाश करा दिया। और यदि उन्होंने संधि करके यहाँ रेल हो गए, सारी चीजें हो गई एक दूसरे का, अंग्रेजों की जो ये देन है ये संधि की वजह से, काई की देन है, उनकी वो बनिए थे, व्यवसाय करने के लिए आए थे। यहां राजाओं ने समझा कि ये व्यवसाय करते रहे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे इस देश के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और उस टेक्नोलॉजी का परिणाम है आज परिवहन का साधन कितना जबरदस्त हुआ, रेल वही लेके आए थे। तो इन संधियों के कारण लेके आए थे। और फिर ऐसा भी नहीं है जब जरूरत पड़ी हमारे देश के लोगों ने विद्रोह किया तो विद्रोह का नेतृत्व भी हम नहीं किया। कुंवर सिंह, ठाकुर कुशल सिंह चांपावत, राव गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह जी बारहट, ये सब लोग एक साथ चले। आगरा के राजा महेंद्र प्रताप जी। अब यहां जाति उस पर मत जाइए, बात राजाओं की हो रही है, चाहे वो राजा क्षत्रिय राजा हो, जाट राजा हो, बारहट ठाकुर हो, कोई भी हो, राजाओं ने विद्रोह में साथ दिया। चाहे वो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, उनके साथ झलकारी बाई भी थी, अहिल्याबाई होलकर भी थी। सब राज परिवारों ने, राजाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया। लेकिन राजाओं को क्रेडिट नहीं जाए, कांग्रेस पार्टी की ये कुनीति थी, इस वजह से उसने जानबूझ करके इनके खिलाफ, और ये बेचारे इतने समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनके खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है। देखो आज हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो जरूरी नहीं आज हमें पता चल जाए, लेकिन लेट सेट उसका पता चल जाएगा। इस षड्यंत्र के तहत इनके किए गए हर अच्छे काम को गलत साबित करने का प्रयास किया। मान सिंह जी ने हर की पौड़ी बनवाई, जगन्नाथपुरी का मंदिर बनवाया, राधा कुंड बनवाया, आपके इसमें मानसी गंगा बनवाई, राधा कुंड बनवाया, हर जगह मंदिर बनवाए, वृंदावन में बनाए। वो मान सिंह जी को सबसे बड़ा गद्दार बना दो जिससे कि ध्यान में नहीं जाए कौन का। और इतना ही नहीं, कुंभ चल रहा है ना, इस कुंभ के जो अखाड़े हैं, वैष्णव अखाड़े, ये कहां से बन गए? ये कि बाबा जी ने बनाए थे क्या? ये निर्गुण दास जी की बगीची जो है, निर्गुण दास जी इस निर्वाणी अखाड़े के श्री थे और उनके कहने पे मान सिंह जी ने, राजा मान सिंह जी तो एक बड़े स्टेट के राजा थे, रायशल जी तो खंडेला के छोटी सी रियासत थी। बिल्कुल, उसके बावजूद वो नहीं जहां भी जाते थे, हाँ। तो वो बिना अकबर को पूछे भूमि दान कर दिया करते थे। तो जब स्वतंत्र नहीं होते तो कैसे दान करते? कैसे करते? तो उनपे कोई बंदिश वगैरह ऐसा तो कुछ अभी आज लोग जो स्वतंत्र समझते हैं अपने आप को, बेच के बताओ बिना उसके एफिडेविट बना के, बिना सरकार की अनुमति के, बिना रजिस्ट्री के बेच के बता दो जमीन। मतलब रायसिल जी खाली आप ये माने कि छोटे से ही राजा थे, लेकिन वो जगह जगह भूमि दान देके आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये अधिकार था उनका, धरती उनकी थी। अभी आप और मैं जिस जमीन पर हम मालिकाना हक रखते हैं, क्या इसको किसी को दान देने का अपने आप अधिकार है क्या हमको, सरकार की अनुमति के बगैर? नहीं। हमें गुलाम उस समय नहीं थे, गुलाम। हमको अनुमति लेनी पड़ेगी, पहले एफिडेविट बनेगा, फिर हमको इसको सरकार को पैसा देना पड़ेगा, जिसको स्टाम्प बोलते हैं, स्टाम्प खरीदना पड़ेगा, फिर उस पर गवाह लगेगी, फिर तहसीलदार साइन करेगा। इससे बड़ी गुलामी थी क्या उस समय? ये है गुलामी के निशान। वो आम प्रजा होते रायसल जी, तो उनको ये अधिकार होता वृंदावन में जमीन दिया थे, अपनी जमीन कहीं दान दे दें, यहां की पूरे उसकी दें, तो ये सब स्वतंत्रता के ही अधिकार हैं। रही बात कि भाई दरबार में बैठना, इसमें बैठना, तो वो तो देखो आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठते हैं तो सारे ही ऊपर की चेयर पे जाकर बैठ नहीं जाते, सभी बैठते हैं अपने हिसाब से बैठते हैं। जो सीनियर राजा होता है वो सीना, कभी उम्र का भी फर्क होता है, कभी बड़े राष्ट्र का, छोटे राष्ट्र का भी फर्क होता है, कई चीजों के फर्क। वो तो हर जगह व्यवस्थाएं होती है, वो तो अनुशासन होता है, अनुशासन होता है वो तो। हाँ, तो उसको आप ऐसे नहीं कह सकते हो गुलामी है। तो ये है इसका। तो राज ऋषि जी ने जो संधि की परिभाषा बताई है, उससे आप समझ सकते हैं कि राजाओं ने जो मुगलों के साथ और अंग्रेजों के साथ संधि की, वो संधि बराबर की थी, गुलामी थी या क्या था, और किस तरह से उस संधि को अलग रूप के अंदर प्रचारित करके उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। शायद आप समझ गए होंगे। हम फिर इसी तरह किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर फिर बात करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।